तो आज हम लोग इसमें ओम्स लॉ पे बात करेंगे। ये नॉर्मली लगता बड़ा आसान है कि इसमें है ही क्या, ओम्स लॉ। एक्चुअली जो पिछली क्लास में हमने बातचीत की है ये उसी का एक्सटेंशन है। तो पहले मैं ये समझा दूं कि पिछली क्लास में पढ़ा क्या था हमने। जे इक्वल टू हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एम ई वी डी, ये था। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई उसमें पढ़ें तो हमने जो चीज एक्सेलरेशन के लिए पढ़ा था ना, एक्सप्रेशन, आप लोग अपने नोट्स में देखिए कि ऐसा किया था या नहीं। Yes, sir. एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन 2m इनटू कैपिटल P, ऐसा। तो आप ये लिख सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस आर्टिकल, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम प्रीवियस आर्टिकल। तो आपने ये पढ़ा है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सिग्मा बोल देते हैं। तो सिग्मा हो जाएगा एन ए स्क्वायर टाउ अपॉन 2m। इस पे भी हम बातचीत करेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो j इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो। Yes, sir. तो ये ओम्स लॉ, बहुत फेमस एक्सप्रेशन ओम्स लॉ का ये है। तो नॉर्मली ये टर्म यूज करते हैं लोग इस फॉर्म में, ओम्स लॉ है करके। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द फॉर्मल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये इन दोनों के भी रिलेशन बताता है हमको। The electric field or करंट डेंसिटी के, क्लियर है। अब यहाँ पर सवाल yes, आएगा कि आप सिग्मा को बोलते क्या है। ठीक है, लिखिए द कांस्टेंट सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे आप, लैंग्वेज में पूरा लिख लो इसको क्या बोलते हैं, मैं ऐसे लिखते रहूँ। जो सिग्मा है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे ही बात कर लेते हैं। अगर मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसमें कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे आपस में या आराम से देर देर में होंगे? the Geraldine. जल्दी होंगे। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो सिग्मा है वो प्रोपोर्शनल टू टाउ, इक्वेशन 1 में, क्योंकि एन तो ठीक है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी उतना ही रहना है, मास भी उतना ही रहना है। तो जो बदलना है वो टाउ के साथ है। इससे क्या मतलब होता है, दैट इज
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो। yes sir, Temperature is increased, then collisions will be more frequent, ऐसे लिख लो, collisions will be more frequent। और ज्यादा कोलिजन होंगे तो दो कोलिजन के बीच का टाइम है ना टाउ, तो कम हो जाएगा। सो टाउ विल बी क्या, decreased, and consequently टाउ कम होगा तो क्या कम होगा, सिग्मा decreases। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। सो फॉर अ मेटलिक कंडक्टर, पूरी लाइन लिख देते हैं क्योंकि बाद में बेटा सेमी कंडक्टर भी पढ़ने हैं ना हमने, तो अभी मेटल लिख लेते हैं। फॉर अ मेटलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, electrical conductivity decreases with rise in temperature। तो टेम्परेचर जरा बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। क्या यहाँ तक समझ में आया। yes sir, अच्छा जैसे ठीक, जैसे शब्द है कंडक्टिविटी, ठीक इसका उल्टा हुआ रेजिस्टिविटी, तो ये ठीक उल्टा हुआ इसका, तो रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, इसी में नई लाइन से लिख सकते हैं। resistivity is defined as rho equal to 1 upon sigma। तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 की मदद से, 2m अपॉन टाउ। फॉर्मूला याद रखने लायक इतना ही हुआ, मैं पूरा क्लोज नहीं कर रहा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। रो क्या है, yes, तो 8 से देखिए क्वेश्चन 2 में ओम्स लॉ में क्या बताता है, अगर हम बात करेंगे तो सिग्मा इंडिपेंडेंट है ना, तो जो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रही है। अगर yes sir, सिग्मा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी तो किसी भी मेटल के लिए रो भी उसका 1 अपॉन सिग्मा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। तो ये जो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी मैंने बोला है, ये हर मेटल के लिए यूनिक होती है, ये बदलती नहीं है। फिर इस बात को लिख लीजिए नई लाइन से यहाँ पर नोट करके, या फिर ऐसे स्टार बना के, ऐसे ओम्स लॉ tells us that the conductivity अब कंडक्टिविटी हो जाएगा तो ब्रैकेट में ये नाम दोबारा कहाँ लिखे इसके लिए, और रेजिस्टिविटी ऐसे भी लिख सकते हैं।
of a material is independent of electric field. Field applied on. तो नॉर्मली ये काफी हद तक सही है, मतलब हर टेम्परेचर पे पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी रेंज के लिए सही है। तो इसको ऐसे ले लेते हैं, दिस इज ट्रू फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओम्स लॉ काफी बड़ी रेंज के लिए सही है बच्चों। क्लियर है? ओम्स लॉ के बारे में जितना भी बताया सारा समझ में आया या नहीं आया? हमने पिछले आर्टिकल से शुरू किया और एट एक्सप्रेशन को सिग्मा ले लिया, जे इक्वल टू सिग्मा ई, एक्चुअली जे प्रोपोर्शनल टू ई, सिग्मा कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, ये बात लीजिए। और यहीं से हमने रेजिस्टिविटी भी समझाई है। रेजिस्टिविटी को मुझे याद नहीं आया, ध्यान नहीं आया उस समय, कुछ किताबों में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रो को क्या बोल देते हैं कुछ किताब वाले, ये जो रो लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 में, इसको तो रो को क्या नाम दे सकते हैं दूसरा? अब क्योंकि एग्जाम में ये नाम आ गया और आपने कहा ये तो पढ़ाया नहीं है, ये क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सिग्मा को क्या बोलना चाहिए फिर इस हिसाब से? सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वेरी। उसी के बाद अभी हेडिंग वही चल रहा है, अनदर एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के दो एक्सप्रेशन है, एक तो मैंने वो लिखाया जो कंसेप्चुअली पहले आया लेकिन पॉपुलर क्रम है। पॉपुलर क्रम मतलब बच्चे कहते हैं वी इक्वल टू आई आर दिख रहा था हमको, तो ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो अब इसी से वी इक्वल टू आई आर भी आता है, ये भी बताना हुआ ना। लेकिन अगर आप वाइवा में बताएंगे तो ये बताइएगा जो अभी पढ़ा है, ठीक है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। खाली वी इक्वल टू आई आर पे नंबर कटने के चांस रहेंगे। अब लेकिन उसको उस सरलतम रूप में कैसे लाएं वी इक्वल टू आई आर में इसी को? तो हम ऐसा करते हैं ना, देखो एक छोटा सा कंडक्टिंग वायर ले लेता हूँ। ये मेरे पास कंडक्टिंग वायर है और वायर को एक बैटरी से जोड़ा गया, ये बैटरी होगी, ठीक है? वी वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी, इसमें जीरो, ये वायर है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ए नाम दे देते हैं और इसकी जो लेंथ है उसको एल मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक वायर की लेंथ को, ठीक है? तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये रहेगी सर्किट, तो जो आई होगी इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यही होगा। हेलो, यस सर। तो चलिए ये बना लिया होगा आप लोगों ने। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इक्वल टू V अपॉन L होगा ना।
देखिए प्लीज, लेट अस कंसीडर a conductor of length L and uniform cross-sectional area. Uniform cross-sectional area, उसको मैं A नाम देता हूँ कैपिटल। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है, तो इसको मैं बैटरी से जोड़ देता हूँ। We connected with a battery of potential difference P. So इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? V upon L ठीक है। और करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? क्या पढ़ा था हमने करंट डेंसिटी के लिए? J इक्वल टू I, ठीक है। अभी हमने ओम्स लॉ किस फॉर्म में पढ़ा है? J इक्वल टू सिग्मा I। तो भाई J और E दोनों के एक्सप्रेशन मालूम है ना आपको? भी लिखे हुए हैं तो आप लिख सकते हैं। सो द ओम्स लॉ J equal to sigma A becomes E upon A equal to sigma H of E upon L, ठीक है। तो हमें V equal to IR फॉर्म लानी है, तो V को एक तरफ कर लेते हैं। V equal to क्या हो जाएगा बच्चों? 1 upon sigma into IL upon A, ठीक है। 1 upon sigma को हम रो कहते हैं, तो रो L upon A into I। तो जो R है इसको रो L upon A को हम क्या मान लें? एज्यूम कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो फिर B इक्वल टू क्या आ जाएगा? ठीक है इतना? ये पूरी बात समझ में? हाँ, तो अब आप इसमें भी समझिएगा, अगर R को आप कांस्टेंट मानेंगे, एक्चुअली V और I को हम यहाँ पहले हम ले लेते हैं कि R कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? When R is constant, तो B proportional to I, या V upon I equal to कांस्टेंट। हम इसी रूप में देखते हैं ओम्स लॉ को नॉर्मली। V और I का ग्राफ देखेंगे और वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो
ऐसे कंडक्टर्स को ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। फॉर ओहमिक कंडक्टर्स the graph between V and I is constant. अभी ट्रब कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। जब R कांस्टेंट रहेगा तभी तो ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। If temperature remains constant, then R is constant. रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट रहेगा सर्किट का टेम्परेचर कांस्टेंट तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस समय अगर बी और आई का ग्राफ आपस में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, the graph between V and I is a straight line लिखना था, sorry. तो ये वो कंडक्टर जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओहमिक कंडक्टर। ओम लॉ फॉलो करने का मतलब अगर बाकी फिजिकल चीजें कांस्टेंट है तो V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो वैसे कंडक्टर्स को नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। ले लीजिए those conductors for which V versus I graph is not a straight line, are called non-ohmic conductors। कंडक्टर तो है वो। फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे तो आप कह सकते हैं टॉर्च बल्ब, डायोड बल्ब, डायोड है स्प्रिंग DOID क्या होगी? डायोड वाल्व सर डी के बाद ई भी होगा सर, डायोड DIODE। DI ये ठीक, डायोड वाल्व एटसेट्रा। बाकी आप नेट पे या किताब में मिल जाएगा। ये नॉन ओहमिक आते हैं, वाल्व पे पढ़ाएंगे बाद में, डायोड, ट्रायोड और फिर सेमीकंडक्टर। सामान्य टॉर्च का बल्ब कहते हैं। अब आजकल तो लोग टॉर्च को भी यूज कहाँ करते हैं, तो ये ओम्स लॉ था वो। देखिए अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो अब हम इसे यहाँ पर एक चीज नोट करके, रेजिस्टेंस हम ओम में, ओम यूनिट है, ओम लिखने का तरीका होता है। रेजिस्टेंस is represented as this.
and unit is ओम। उसके लिए सिंबल हम ये बनाएंगे ओमेगा वाई है। दो तरह के ओमेगा पढ़े होंगे आप लोगों ने, एक ये और एक स्मॉल ये। सिंबल ऐसे देख लिए है ना। ठीक है, तो हम ये अभी यूज करेंगे। तो रजिस्टिविटी के लिए सिंबल क्या रहेगा? ऐसे ही आप निकाल सकते हैं डायमेंशन और यूनिट रजिस्टिविटी। यस सर। तो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों के लिए यूनिट आप लिख लीजिए। तो अब ये पूरा ओम्स लॉ पे थोड़ा बहुत एक न्यूनतम जानकारियां हो गई। तो मैं फिर जानना चाहूंगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेंगे, ये बहुत मतलब उनका फेवरेट सवालों में से होता है, ओम्स लॉ बताइए, और बच्चे कहते हैं वी इक्वल टू आई आर, तो वो पसंद कम करते हैं। आप ट्रेंडेड इफ देयर आर नो चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस then J is proportional to E. This is Ohm's law. उसके बाद ये वाला आप E और J अगर ये हैं, क्योंकि ये V इक्वल टू आई आर लगाने के लिए बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना पड़ा है ना ये वाला। तो पहले ही ये वाला बताएंगे और इसका सरलतम रूप इस रूप में ये वाला हो जाएगा। पूरा समझ में आ गया है ना? क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं था, पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत होगा, आपने हाई स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया जाता है ओम्स लॉ। ठीक है। हाँ सर, ये डेरिवेटिव स्टार्ट से दिखा दीजिए सर। अच्छा, हाँ सर, बस इसके नीचे से सर। अच्छा, ये और नीचे। हाँ सर, हो गया सर। ठीक, एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लें छोटा सा। देखिए, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर of length 50 centimeter and cross sectional area mm, 2 millimeter square। ठीक है, आपको दिया है रो इक्वल टू 2.6 इंटू, क्योंकि ये फिट से है तो ये आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स में 10⁻⁸ ओम मीटर ये दिया हुआ। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? फॉर्मूला बताइए। सर R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। वेरी गुड। तो आपको क्या दिया है, एल कितना है? सर 50 सेंटीमीटर। मतलब 1/2 मीटर या हाँ 0.5। सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू मिलीमीटर टू 10⁻³ मीटर कर सकते हैं।
तो जी आप MTS में लेके आएंगे पहले, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन वैल्यू रख दीजिए। रो पता है, दिया हुआ है, एल भी पता है, ए भी पता है, अब कुछ नहीं बचा इसमें। ये बस हो गया। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स इस तरह के। क्लियर है इतना? ठीक। अब बच्चों एक छोटा सा आर्टिकल मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद पढ़े। रेजिस्टेंस को, अलग अलग रेजिस्टेंस को कलर कोड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? लाल रंग का रेजिस्टेंस है, हरे रंग का। ये नॉर्मली एक थोड़ी सी जानकारी हर किताब में मिलेगी, लेकिन ये इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं SC वर्मा सर की बुक है मेरे सामने, तो ये बता रहे हैं कि उसमें अगर कहीं पर 0 लिखा होता है या ब्लैक कलर का है, तो रेजिस्टेंस जो है आपको पता लगेंगे कि अच्छा ये कम रेजिस्टेंस का है या ज्यादा का है। तो ब्लैक कलर, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, उन्हें कलर दे रखे हैं। इस तरह से मानते हैं वो कि अलग अलग कलर से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम है। एप्लीकेशन का मतलब है साइंस, फिजिक्स में इंजीनियरिंग नॉर्मली, तो इंजीनियर्स यूज करते हैं। अच्छा इस कलर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है छोटा सा, तो अगर कभी आपने रेडियो पे देखा हो पुराना, उसका जो बैक साइड का सर्किट होता है, मदरबोर्ड कहते हैं जिसको, तो उसमें नीले रंग पीले रंग के छोटे छोटे लगे होते थे, कभी देख पाए कोई? यस सर। तो वो रेजिस्टेंस दिखाते हैं कलर कोड। तो कलर कोड आपका किताबों में लिखा होता है, तो उसको पढ़ लीजिए खाली, ठीक, इस रंग से इसको दिखाते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, सिंबॉलिक है वो। तो ठीक है, हम इसको यहीं पर रोकते हैं अभी। ठीक 5:15 पे हम शुरू करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे बात करेंगे थोड़ा सा, थर्मिस्टर पे।